हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, इस क्लास के अंदर हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। हमने काफ़ी सारी थ्योरी क्लासेस जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड की कर ली है। जैसे हमने सबसे पहले बेसिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड देखे, जहाँ पे हमने देखा कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन कौन सी प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत होते हैं। उसमें हमने 12 सिद्धांत पढ़े थे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग हमको बेसिकली करना किस तरीके से चाहिए, है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे को मोटिवेशन मिले थोड़ा सा, टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि क्रिएटिव तरीके से होनी चाहिए, टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग चीज़ें करके खुद से फिर सीखने देना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार से काफ़ी अलग अलग चीज़ें हमने देखी थी कि बेसिकली टीचिंग होनी किस तरीके से चाहिए, है ना। तो वो हमने 12 सिद्धांत देख लिए थे। ये हमने देखी थी सबसे पहली क्लास, जहाँ पे हमने बेसिक्स ऑफ टीचिंग देखा था। फिर अगली क्लास में हमने क्या करा था, नेक्स्ट क्लास में हमने करा था लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कुछ लेवल होते हैं, कुछ चरण होते हैं, यानी कि मैंने बताया था कि हर एक बच्चे के लिए हम सेम तरीके की टीचिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं। जैसा बच्चा है उसके अकॉर्डिंग हमको उस चरण की जो टीचिंग है, जो शिक्षण है वो करना होता है। बच्चा अगर छोटा है तो उसके लिए अलग प्रकार की टीचिंग होगी, बच्चा अगर बड़ा है तो उसके लिए अलग प्रकार की टीचिंग होगी। बच्चा 4th क्लास में है तो अलग तरीके से पढ़ाएंगे, अगर 10th क्लास में है तो अलग तरीके से पढ़ाएंगे, और अगर उसने है ना अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको अलग तरीके से पढ़ाएंगे। तो सब बच्चे को है ना पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग बच्चे के अकॉर्डिंग हमको अलग अलग पढ़ाने के तरीके को देखना होता है। तो वो हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग में पढ़ा था। 3 प्रकार के लेवल होते हैं आपके, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। ये सब हमने देख लिया था ऑलरेडी। फिर अगली क्लासेस में हमने क्या देखा था, स्टेजेस ऑफ टीचिंग एंड फेजेस ऑफ टीचिंग। स्टेजेस ऑफ टीचिंग यानी कि 6 हमने स्टेज देखे थे टीचिंग के, कि भाई बेसिकली टीचिंग करते किस प्रकार से है। तो मैंने आपको चरण बताए थे कि सबसे पहले हमको खुद का उद्देश्य बनाना है कि हमको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, हमारा गोल क्या है ना। उसके बाद में फिर हमको बच्चे का प्रायर नॉलेज चेक करना है, फिर हमको क्या करना है, प्लानिंग करनी है, फिर उस प्लानिंग को हमको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद में उसका 5वां स्टेप था मूल्यांकन करना, और 6th स्टेप था आपका पुनः शिक्षण करना यानी कि रीटीचिंग करना। ये 6 चरण मैंने आपको बताए थे। इन 6 स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमको टीचिंग जो है वो करनी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में सेम क्लास में हमने एक और टॉपिक देखा था, जहाँ पे हमने देखा फेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से फेज होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब टीचर आके क्लास में पढ़ाता है तो पढ़ाने से पहले भी उसकी कुछ क्रियाएं होती है। जैसे उसको अपने उद्देश्य सेट करने होते हैं, उसको अपने पूरी क्लास का प्लानिंग करनी होती है ना, कि भाई मेरे को योजना बनानी है कि भाई आज मैं कैसे पढ़ाऊंगी, किस तरीके से पढ़ाऊंगी, कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगी, कौन सा एग्जाम्पल दूंगी, कैसे बच्चे को समझाऊंगी, सारी पूरी योजना बनानी होती है, पूरी प्लानिंग करनी होती है ना। फिर उसके बाद में हम क्लास में आते हैं, बच्चे के सामने पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद में भी ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा दिया और टीचिंग का काम जो है वो खत्म हो गया। नहीं, पढ़ाने के बाद भी हमारा काम जो है वो चलता रहता है, जहाँ पे हम बच्चे का क्या करते हैं, मूल्यांकन यानी कि उसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये 3 चरण यानी कि 3 फेजेस ऑफ टीचिंग मैंने आपको बताए थे कि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने से पहले पूर्व का भी एक चरण होता है, जब हम बच्चे को पढ़ा दिए हैं उसके बाद का भी एक चरण होता है, और जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस टाइम का भी एक फेज होता है, एक चरण होता है। तो ये 3 फेजेस मैंने आपको बताए थे, प्री एक्टिव टीचिंग है ना, इंटरएक्टिव टीचिंग एंड पोस्ट एक्टिव टीचिंग। प्री एक्टिव पढ़ाने से पहले, प्री यानी कि पूर्व यानी कि पढ़ाने से पहले, पोस्ट यानी कि बाद में यानी कि पढ़ाने के बाद में, और इंटरएक्टिव यानी कि जब टीचिंग का कार्य जो है वो हो रहा है, जब शिक्षण का कार्य जो है वो हो रहा है बच्चे और टीचर के बीच में, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी तक हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ चुके हैं। आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि अभी तक मैंने कितनी क्लासेस करवा दी है। आई थिंक 3 क्लासेस हमारी हो चुकी है, जहाँ पे हमने ये सारी चीजें जो है वो कवर कर ली है, ठीक है। अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इन सभी से जुड़े हुए जो आपके एमसीक्यूज हैं, क्योंकि आपको अगर टॉपिक आपने पढ़ लिया लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे पाठ पीछे सपाट होता जाएगा, पीछे की चीज़ें भूलते जाओगे, आगे की चीज़ें नए नए पढ़ते जाओगे, और फिर उसको भूलते जाओगे, फिर आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो पढ़ लिया है उसको साथ साथ रिवाइज करना है, और रिवाइज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वो है आपका एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, यानी कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आज जो भी अभी तक हमने पढ़ लिया है, हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग देखा, हमने बेसिक्स ऑफ टीचिंग देखा, हमने फेजेस ऑफ टीचिंग देखा, है ना, हमने स्टेजेस ऑफ टीचिंग देखा, जो भी कुछ हमने देख चुके हैं उन सभी से जुड़े हुए ही कुछ क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके नए टॉपिक से जुड़े हुए हैं, तो आपको नए टॉपिक यहाँ पे सीखने के लिए मिल जाएगा, और जो भी आप ऑलरेडी सीख चुके हो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर एमसीक्यू की क्लास रहेगी, कोई भी थ्योरी पार्ट नहीं रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में रहेगा। एक एक क्वेश्चन मैं हिंदी में समझाऊंगी, फिर इंग्लिश में समझाऊंगी, सारे ही ऑप्शन आपको समझाऊंगी, और ये भी बताऊंगी
बताऊंगी कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना होता है एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ लेना, थ्योरी को पढ़ लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हमको उस एग्जाम को क्लियर करना है। तो एग्जाम को क्लियर किस तरीके से करना है, जब आप वहां पे वो जो आपके क्वेश्चन दे रहे हो ना, जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो, उस टाइम पे क्वेश्चन को किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से उसका आंसर निकालते हो, उस पर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो पार्ट रखता है। ठीक है, तो आज की क्लास में पूरी हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम में संज्ञानात्मक व्यवहारों के सही क्रम की पहचान करें। Identify the correct sequence of cognitive behaviors in the taxonomy of educational objectives। अब आपकी एक टेक्सोनॉमी आती है, ठीक है, एक टेक्सोनॉमी आती है आपकी, जिसमें क्या होता है, वो टेक्सोनॉमी दी किसने थी? वो दी है आपकी ब्लूम्स ने, बेंजामिन ब्लूम इनका नाम है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बेंजामिन ब्लूम ने आपकी एक टेक्सोनॉमी दी है टीचिंग की, कि हमको बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, उस टेक्सोनॉमी में, टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, हमको बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, उसके कुछ चरण बताए हैं। किसने बताए हैं? ब्लूम्स ने बताए हैं। ब्लूम्स का पूरा नाम क्या है? बेंजामिन ब्लूम। इतनी सी बात याद रखो। ठीक है, अब इन्होंने वो क्या चरण बताए हैं और किससे जुड़े हुए चरण हैं? मैंने आपको बताया था कि टीचिंग जो है या फिर लर्निंग जो है वो 3 क्षेत्रों में होती है, 3 डोमेन में होती है। कौन कौन से डोमेन होते हैं? एक होता है आपका संज्ञानात्मक, जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। एक होता है आपका भावनात्मक डोमेन, जिसको हम क्या कहते हैं? अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। एक होता है आपका साइकोमोटर डोमेन, जहां पे हम कौशल का विकास करते हैं बच्चे के अंदर। और एक हो गया आपका कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, जहां पे हम बच्चे के बुद्धि का विकास करते हैं। और ये तीनों चीजें मिला के आपकी बनती है ऑल ओवर डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट। आई होप ये सारी चीजें अब तक आपको क्लियर होगी। अगर तीनों क्लासेस देखी है तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं इसे प्रीवियस क्लासेस में समझा चुकी हूँ। तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है, इनको हम किस तरीके से समझते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर नहीं देखी तो उन क्लासेस को जाके पहले देखना, उसके बाद में यहाँ पे आके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वरना ऐसे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके, अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो तीनों मैंने आपको वर्ड बताए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, ये जो तीनों क्षेत्र होते हैं लर्निंग के, इन तीनों क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं? बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट बोलते हैं। और ये क्या होता है? एक टीचिंग का उद्देश्य होता है कि हमको बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर बता चुकी हूँ। ठीक है, अब ये जो मैं आपको कहानी बता रही थी अभी बेंजामिन ब्लूम नाम के आदमी की, इन्होंने कौन से डोमेन के ऊपर काम करा? इन्होंने आपका जो संज्ञानात्मक डोमेन है, जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है, इस डोमेन के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर काम करा है। और इन्होंने कहा है कि हमको बच्चे की बुद्धि का विकास करना चाहिए। और बच्चे की बुद्धि का विकास करने के इन्होंने टोटल 6 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं? 6 चरण बताए हैं। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछे कि ये जो आपका संज्ञानात्मक डोमेन है, इस पे किसने सबसे ज्यादा काम करा, तो वो आएंगे आपके बेंजामिन ब्लूम। और इसने बताया कि हमको किस तरीके से बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है उसकी वृद्धि करनी है, उसमें विकास करना है। उसके कुल 6 चरण बताए हैं। अब यहाँ पे आपसे यही पूछा हुआ है कि ये जो 6 चरण बेंजामिन ब्लूम ने बताए हैं, आपको इसको सही क्रम के अंदर जमाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि 6 चरण है कौन से मैडम, पहले हमको वो बताओ। अब 6 चरण बताने के बाद में फिर हम क्या करेंगे? इन 6 चरणों को एक सही क्रम के अंदर जमाएंगे। तो 6 चरण कौन से हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ आपको। सबसे पहला इन्होंने क्या बोला? सबसे पहला इन्होंने बोला है नॉलेज। नॉलेज यानी कि ज्ञान। हमको बच्चे को सबसे पहले चीज का ज्ञान देना है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट क्या होता है? जब तक बच्चे को पता ही नहीं है कि ए फॉर एप्पल होता क्या है, तब तक वो उस ए फॉर एप्पल के बारे में नहीं सीख पाएगा। आपको पहले किसी चीज का ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, ऐसी कोई चीज इस दुनिया के अंदर है। ठीक है, जब तक आपको नहीं पता होगा कि ऐसी भी कोई चीज होती है इस दुनिया में, तब तक आप उसके बारे में और सीखने की कोशिश भी नहीं करोगे। तो सबसे पहले हमको बच्चे को क्या करना है? उस चीज का ज्ञान देना है। उसको ही हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज। ये इनका पहला चरण था। ठीक है, फिर दूसरा चरण क्या आता है? दूसरा चरण आता है कि अब हमने बच्चे को उस चीज का ज्ञान दे दिया, अब हमको बच्चे को वो चीज को समझाना है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। दूसरा चरण है अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले बच्चे को उस चीज का ज्ञान दो, फिर बच्चे को उस चीज की समझ दो। ठीक है, कि वो चीज होती क्या है। तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण हम बोलते हैं एप्लीकेशन, यानी कि अप्लाई करवाना, लागू करवाना। बच्चे को चीज का ज्ञान दे दिया, बच्चे को चीज होती क्या है वो समझा भी दी। अब बच्चे को ये सिखाओ कि वो उस चीज को अपने निजी जीवन में किस तरीके से उपयोग में लेकर आएगा, अपने निजी जीवन में किस तरीके से उसको लागू करेगा, उसको अप्लाई कैसे करेगा। ठीक है, तीसरा चरण हो गया आपका। फोर्थ चरण कौन सा आता है आपका? यहाँ पे लिखे हुए भी है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन।
ठीक है। फोर्थ चरण कौन सा आता है आपका? फोर्थ चरण आता है आपका सिंथेसिस। ठीक है, फोर्थ चरण जो है वो आएगा आपका कौन सा वाला? फोर्थ चरण आएगा आपका एनालिसिस करना, सॉरी, फोर्थ चरण आता है आपका एनालिसिस, फिफ्थ चरण आता है आपका सिंथेसिस एंड सिक्स्थ चरण आता है आपका इवेल्युएशन। ठीक है, तो फोर्थ चरण यानी कि एनालिसिस, एनालिसिस यानी कि चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और फिर देखना, और सिंथेसिस यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में चीजें टूटी हुई है उसको एक करके फिर समझना। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरे पास में एक पेन है, मेरे को अगर बच्चे को समझाना है कि ये पेन होता क्या है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी? बच्चे को बताऊंगी कि ये पेन, ये उसकी रिफिल होती है, पेन का आगे कैप लगा हुआ होता है, ऐसे करके उसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, ये होता है आपका एनालिसिस करना। एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना, चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के फिर उसको समझने की कोशिश करना। अब फिर आएगा आपका अगला चरण सिंथेसिस। अब अगर आपने चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में करके तोड़ तोड़ के सीख लिया कि भाई ये होता है आपकी रिफिल होती है, ये आपकी इंक होती है जो कि आपके पेन के अंदर जाती है, ये आपकी कैप होती है जो कि पेन के ऊपर लगती है, ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में देख लिया। अब आप क्या करोगे? उन सभी पार्ट्स को जोड़ के एक पेन बनाओगे और फिर समझ में आ जाएगा कि ये क्या है? एक पेन है। तो सबसे पहले चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के देखो, फिर उसको एकजुट बना के एक चीज से देखो जो कि आपका जो भी आइटम है वो बन जाएगा। जैसे कि अगर फोन है तो फोन का एग्जाम्पल हो, तो फोन में सबसे पहले मैं सब बच्चे को समझाऊंगी कि फोन की बैटरी होती है, यहाँ पे सिम लगती है, यहाँ पे आपका है ना मेमोरी कार्ड जो है वो लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पहले बच्चे को समझाऊंगी, उसके पार्ट्स बताऊंगी। पार्ट्स बताने के बाद में फिर मैं उनको जोड़ के और फिर बताऊंगी कि देखो ये होता है अब आपका एक फोन। तो जब मैंने बच्चे को पार्ट बताया तो वो हो गया एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना। जब मैंने सभी चीजों को जोड़ के एक करके दिखाया तो वो हो गया आपका संश्लेषण करना यानी कि सिंथेसिस। ये 6 चरणों के बारे में लास्ट में आ गया आपका क्या? इवैल्यूएशन। ठीक है, ये 6 चरणों के बारे में बताया हुआ है आपके बेंजामिन ब्लूम ने। अब यहाँ पे आपसे पूछा था कि इन सभी चरणों को आपको है ना सही क्रम के अंदर जमाना है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले उन्होंने बोला है कि हमको बच्चे को ज्ञान देना है, सबसे पहले उस चीज के बारे में नॉलेज देनी है। तो सबसे पहला चरण क्या आ जाएगा? नॉलेज आ जाएगा। दूसरे में उन्होंने क्या बोला है? दूसरे में उन्होंने बोला है कि बच्चे को फिर वो चीज हमको समझानी है, अंडरस्टैंड करवानी है। नेक्स्ट आएगा आपका अंडरस्टैंडिंग का जो चरण है वो, फिर हमको बच्चे को वो चीज अप्लाई करवानी है यानी कि उसका अनुप्रयोग करवाना है, उसको लागू करवानी है अपने जीवन के अंदर। ठीक है, फिर आएगा आपका विश्लेषण यानी कि फिर वो चीज छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हमको बच्चे को और डीप में समझानी है, और फिर वो सारी चीजों को एक करके, जो छोटे छोटे टुकड़े थे ना उन सबको एक करके उसका पूरा एक बड़ा वर्जन जो है वो निकाल के संश्लेषण करके सिंथेसिस करके वो चीज बच्चे के सामने प्रकट करनी है। ये 5 चरणों के बारे में उन्होंने बताया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, एक बार और समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरे को कॉमेंट करके बता देना। इनकी पूरी थ्योरी को हम वैसे आगे वाली है ना जो आगे आपकी क्लासेस आएंगी उसके अंदर भी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया था ताकि आपको समझ में आए। ये जो संज्ञानात्मक डोमेन के बारे में हमने पढ़ा था उससे जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड कर दिया था। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आगे जब हम इनकी डिटेल में थ्योरी करेंगे, आपके सिलेबस में दे रखी है वो थ्योरी हमको करनी होगी डिटेल में, वो जब थ्योरी करेंगे तब और अच्छे से चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने यहाँ पे संज्ञानात्मक डोमेन के अंदर काम करा है, उसके अंदर कुछ चरण बताए हैं कि बच्चे के बौद्धिक विकास को किस प्रकार से करना है। सबसे पहले उसको ज्ञान देना है, फिर उसको उस चीज को समझाना है, फिर उसको उस चीज को अनुप्रयोग कैसे करना है वो सिखाना है, फिर उस चीज का विश्लेषण करके बताना है, और फिर 5वां उस चीज का संश्लेषण करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है? अगला सवाल आपको 2 कथन दे रखे हैं और पूछा है कि कौन सा सही कथन है, कौन सा गलत कथन है, वो आपको समझाना है। अब पहला कथन क्या बोलता है? इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव टीचिंग एंड टेस्टिंग मस्ट गो टुगेदर, यानी कि प्रभावी होने के लिए शिक्षण एवं परीक्षण दोनों साथ साथ चलने चाहिए क्या? और दूसरा कथन क्या बोला है? दूसरा कथन बोला है कि फीडबैक डज नॉट फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं बनता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन नहीं सही है। ठीक है, यानी कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कथन के अंदर बोला क्या है। पहले कथन में क्या बोला है? प्रभावी होने के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण, यानी कि प्रभावी होने के लिए टीचिंग यानी कि शिक्षण, और प्रशिक्षण यानी कि उसका टेस्ट करना, उसका मूल्यांकन लेना, है ना। तो शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों साथ में चलने चाहिए। बिल्कुल सही कथन है आपका, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि मतलब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि
जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, जब आप टीचिंग कर रहे हो, शिक्षण कर रहे हो, तो शिक्षण के साथ साथ आपका प्रशिक्षण का जो कार्य है, आपका बच्चे का मूल्यांकन करने का जो कार्य है, उसको टेस्ट करने का जो कार्य है, वो साथ ही साथ चलना चाहिए। तभी एक टीचिंग जो है वो प्रभावी बन पाएगी, तभी एक टीचिंग जो है वो क्या बन पाएगी, इफेक्टिव बन पाएगी। मैंने आपको समझाया भी था कि जब भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ उसका मूल्यांकन करते रहो, उससे सवाल जवाब करते रहो कि भाई, ताकि पता चले ना कि जो आप समझा रहे हो क्या वो सच में उसको समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो अपना पढ़ाने का तरीका बदलो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो समस्या देखो, भाई क्या समस्या आ रही है, क्यों उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आपका पढ़ाया हुआ कोई काम का ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही कथन बोला है कि प्रभावी शिक्षण होने के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों एक साथ में चलने चाहिए। जब भी टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ाने के साथ साथ बच्चे का मूल्यांकन करते रहो, ताकि उसको पता चलता रहे कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो उसको भी समझ में आ रहा है, और टीचर को भी पता चलता रहे कि जो वो समझ में आ रहा है वो सारे बच्चे समझ पा रहे हैं हकीकत में भी, ठीक है। तो ये कथन आपका एकदम सही है। दूसरा कथन क्या बोला है, फीडबैक डज नॉट फॉर्म एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं बनाता है। सबसे पहले तो ये समझो, निर्माणात्मक मूल्यांकन होता क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है। मैंने आपको इवैल्यूएशन के टाइप्स बताए थे इससे प्रीवियस क्लास के अंदर। मैंने आपको समझाया था कि एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, जब मैं बच्चे को क्लास में पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने के साथ साथ ही उसका मूल्यांकन कर रही हूँ। मूल्यांकन करने के कई सारे प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन, जो कि मैं बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ करती हूँ। एक होता है आपका समेटिव असेसमेंट, जो कि पढ़ाने के सबसे लास्ट में होता है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम होते थे स्कूल में कि भाई पूरे साल तो हमने पढ़ाई करी, उससे लास्ट में फिर आपका जो भी सारा सिलेबस है वो सबसे फिर आपके एग्जाम होते थे, जो कि आपके फाइनल एग्जाम कहलाते थे। तो वो होता था आपका समेटिव असेसमेंट, जो कि सबसे लास्ट में होता है। लेकिन जब पढ़ाने के साथ साथ टीचर आपसे सवाल जवाब करता है, टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा दिया एक टॉपिक पढ़ाने के बाद में फिर आपसे 5 मिनट उस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल पूछ लेगा कि बताओ अभी मैंने क्या पढ़ा, किसको क्या समझ में आया, अच्छा मैंने ये बताया तो बताओ इसमें मैंने ये कैसे बताया, अच्छा ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये कहाँ से आया। ये सारे सवाल जो है वो पढ़ाने के साथ साथ बच्चे से करता रहेगा। तो पढ़ाने के दौरान मूल्यांकन हो रहा है, पढ़ाने के दौरान प्रशिक्षण चल रहा है। तो जो प्रशिक्षण पढ़ाने के साथ साथ होता है उसको हम बोलते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन, यानी कि आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जो असेसमेंट आपका पढ़ाने के लास्ट में होता है, सबसे एंड में होता है, जैसे कि आपके फाइनल एग्जाम होते थे, वो होता है आपका समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कथन में क्या बोला है, प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं बनाता है। फीडबैक जो है डज नॉट फॉर्म एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में प्रतिपुष्टि करना यानी कि फीडबैक देना जरूरी नहीं है। ये कथन बिल्कुल आपका गलत कथन है। क्यों गलत कथन है, मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के साथ साथ मैं आपसे सवाल जवाब कर रही हूँ, लेकिन आपने अगर मेरे को कोई गलत जवाब दिया, ठीक है, और मैं आपको फिर उसका फीडबैक ही नहीं दे रही हूँ कि नहीं है ना, इसको ऐसा नहीं समझना है, इसको इस तरीके से समझना है, या फिर इसको ऐसा नहीं पढ़ना है, आपने गलत बताया है, या जो भी फीडबैक है मैं वो फीडबैक आपको नहीं दे रही हूँ, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो बोला वो सही बोला या फिर गलत बोला। ठीक है भाई, आप अगर मेरे को कुछ बात बताओगे तो मैं आपको उसका फीडबैक तो दूंगी ना कि हाँ ये चीज़ सही है या फिर ये चीज़ गलत है। जब तक मैं आपको वो सही या गलत बताऊंगी ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो अगर मैं आपको फीडबैक नहीं दूंगी तो क्या ये बात अच्छी है, ये बात तो गलत है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रतिपुष्टि जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं होता है, घटक होता है। जब भी हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसको फीडबैक देना जरूरी है कि हाँ आपने अगर सारे सवालों के जवाब दिए हैं तो यानी कि आपका टॉपिक जो है वो क्लियर है, आपको सारी बातें समझ में आ रही है। आप कल घर जाना और अगले टॉपिक को तैयार करके लेकर आना। लेकिन अगर आपने सारे सवालों के जवाब सही से नहीं दिए हैं या फिर गलत दिए हैं या फिर कुछ ही सवाल के जवाब दिए, तो मैं आपको फीडबैक क्या दूंगी कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है लेकिन पूरी तरीके से अभी भी क्लियर नहीं है। आपको वापस से घर पे जाना है, होमवर्क क्या करना है, पूरे टॉपिक को फिर से पढ़ के और वापस से कल आना, फिर मैं कल वापस से आपसे सवाल पूछूंगी। तो मैंने फीडबैक दिया ना, फीडबैक दिया तो आपको पता चला कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो बाकी बच्चों के साथ में क्लास के अंदर। फीडबैक ही नहीं दूंगी तो कैसे पता चलेगा। तो ये बात तो गलत बोली थी ना कि इंपॉर्टेंट घटक नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट घटक होता है। फीडबैक बच्चे को देना होता है ताकि उसको उसकी स्थिति के बारे में, उसकी परिस्थिति के बारे में पता चले कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो पहला कथन सही है आपका, दूसरा कथन आपका गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन काफी डीप में जाके समझा रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चूज द पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर सेल्फ, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेथड ऑफ डिलीवरी इन क्लासरूम फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कक्षा में स्वयं पर संचार की विधियों पर और है ना
संचार की विधियों पर और वितरण की विधियों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति कौन सा होता है? छात्र होता है, शिक्षक होता है, श्रोता होता है, या फिर आपका आगंतुक होता है, यानी कि स्टूडेंट होता है, टीचर होता है, ऑडियंस होता है, या फिर विजिटर होता है। सवाल क्या पूछा है पहले वो समझेंगे। जब तक सवाल ढंग से समझ में नहीं आएगा तब तक उसका आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सवाल क्या पूछा है? चूज द पर्सन, उस इंसान को चूज करना है, उस व्यक्ति को चूज करना है हु हैज द कंट्रोल ओवर सेल्फ, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेथड ऑफ डिलीवरी इन द क्लासरूम। यानी कि ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसका संचार की विधियों पर, वितरण की विधियों पर नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? जो कि कम्युनिकेशन के ऊपर, संचार की विधि की, उसको संचार किस प्रकार से करना है, मेथड ऑफ डिलीवरी यानी कि उसको अपना जो बात है संचार की विधि पर उसका कंट्रोल होता है, वितरण की विधि पर उसका कंट्रोल होता है। ये कौन सा व्यक्ति होता है? क्लासरूम के अंदर पूछा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि जिसका संचार की विधि पर कंट्रोल होता है, जिसका वितरण की विधि पर नियंत्रण होता है एक कक्षा के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर। तो क्लासरूम में टीचर का कंट्रोल होता है सब चीजों के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक जो है इसका सही आंसर है। कैसे भी मैडम? ऐसे इसका सही आंसर टीचर है कि टीचर क्लास में किस प्रकार से पढ़ाएगा, उसका संचार का तरीका कैसा होना चाहिए, वो टीचर को पता है ना। सारी चीजें तो टीचर के कंट्रोल में है, उसको चीजें कैसे समझानी है। अब मैं यहाँ पे अगर ये क्लास बनाकर लेकर आई हूँ तो मेरे को बच्चे को किस तरीके से समझाना है वो मुझे पता है। सारी चीजें जो है वो मेरे हाथों में, मैं जैसा पढ़ाऊंगी आपको तो वैसा पढ़ना ही पड़ेगा ना। हाँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि मैडम दोबारा से बताओ, या फिर हमको समझ में नहीं आया है, लेकिन पढ़ाना किस तरीके से है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ये सारी चीजें मेरी हाथों में है, मेरे नियंत्रण में है, मेरे कंट्रोल में। तो यानी कि यहीं पे यही पूछा था, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि है ना, सेल्फ कंट्रोल या फिर मोड ऑफ कम्युनिकेशन या फिर मेथड ऑफ डिलीवरी पे किसका नियंत्रण होता है एक क्लास के अंदर। तो क्लास में इन सारी चीजों पे नियंत्रण आपका शिक्षक का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल आपका मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आपको मैच करना है यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे? आपको कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड वर्बल, 4 आपको यहाँ पे आधार दे रखे हैं। उन आधार का जो विवरण है वो यहाँ पे दे रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो उसके सामने दे रखा है। आपको मैच करना है कि कौन से आधार कौन से विवरण से मैच होगा। ठीक है, सबसे पहले कॉग्निटिव, शब्दों का मतलब अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हो। शब्दों का मतलब ही नहीं पता है तो आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, कॉग्निटिव मैं ऑलरेडी 3 से 4 बार समझा चुकी हूँ कि कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, जो कि आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। कभी भी आप ये कॉग्निटिव शब्द देख लो तो समझ जाना जहाँ पे आपके दिमाग, आपके ब्रेन, आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलेक्ट, आपकी संज्ञानात्मक है ना डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉग्निटिव शब्द लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पे आपकी बुद्धि की बात हो रही है। ठीक है, इमोशनल यानी कि भावनात्मक, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? भावनात्मक, जहाँ पे आपकी भावनाएं की बात हो रही है। अब भावनात्मक का मतलब आपकी बुद्धि से नहीं हो सकता है, वहां पे आपके इमोशंस जो होते हैं, आपकी फीलिंग्स जो होती है, आपकी भावनाएं जो होती है, उससे इसका मतलब है। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है? सोशल यानी कि सामाजिक। अब सामाजिक में ना ही आपकी भावनाएं आ सकती है, ना ही आपकी बुद्धि, आपका दिमाग आ सकता है। सामाजिक में क्या आएगी? समाज से बनी हुई जो चीजें हैं वो आएंगी। और चौथा दे रखा है वर्बल यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल। अब 2 है ना टर्म्स होते हैं, 2 वर्ड होते हैं। वर्बल यानी कि मौखिक या फिर लिखित, वर्बल यानी कि जहाँ पे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अब शब्दों का प्रयोग आपका मौखिक तरीके से भी हो सकता है, आपका लिखित तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्बल यानी कि जहाँ पे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो वर्बल में अब ना ही समाज से जुड़ी हुई कोई बात आएगी, वर्बल में ना ही आपकी भावनाएं आएंगी, ना ही आपके इमोशंस आएंगे, और वर्बल में ना ही आपकी बुद्धि आएगी। ठीक है, तो सब चीजों का अगर मतलब पता है तो इसका आंसर आसानी से कर जाओगे। अब सबसे पहला विवरण क्या बोला है? दूसरों से संबंधित है ना करने, दूसरों से संबंधित करने की क्षमता यानी कि एबिलिटी टू रिलेट अदर्स, दूसरों को संबोधित करने की जो क्षमता होती है वो दे रखा है। दूसरा क्या बोला है? एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द आइडियाज, विचारों को स्पष्ट करने की क्षमता। तीसरा क्या बोला है? एबिलिटी टू रीड अदर्स फेशियल एक्सप्रेशन, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता। अब फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि दूसरों के चेहरे के हाव भाव को समझने की क्षमता। और चौथा क्या बोला है? एबिलिटी टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, अमूर्त समस्या को हल करने की क्षमता। तो ये जो 4 विवरण दे रखे हैं, यहाँ पे 4 आधार दे रखे हैं, आपको इसको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या बोला है? संज्ञानात्मक, जहाँ पे बुद्धि आएगी। तो क्या बुद्धि आपकी दूसरों से संबंधित है? पहला ऑप्शन में बोला है दूसरों से संबंधित क्षमता।
दूसरों से संबंधित, यानी कि जहाँ पे आपका दिमाग का उपयोग हो सकता है, नहीं। दिमाग में तो यानी कि कुछ ना कुछ बुद्धि से जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट से तो नहीं जाएगा। दूसरे में क्या बोला है, आर्टिकुलेट द आइडियाज, विचारों को स्पष्ट करना। विचार फिर भी हम सोच सकते हैं कि चलो विचार तो बुद्धि में ही आएंगे, लेकिन इसको हम अभी साइड में रखते हैं। तीसरा क्या बोला है, फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि आपकी जो शक्ल है उसके हाव भाव। क्या हाव भाव आपकी बुद्धि में आएंगे? नहीं भाई, बुद्धि में तो नहीं आएंगे, ये भी हट गया आपका। चौथा क्या बोला है, समस्या को सुलझाने की जो क्षमता होती है वो, तो समस्या को सुलझाने की जो है ना क्षमता होती है वो हम दिमाग से करेंगे। कोई भी समस्या है तो वो कैसे सुलझाएंगे? क्या भावनाओं से सुलझाओगे? नहीं, दिमाग से सुलझाओगे। तो यानी कि ए जो है वो आपके फोर्थ वाले से मैच हो जाएगा। जो आपका कॉग्निटिव है, संज्ञानात्मक जो है वो किससे मैच होगा? अमूर्त समस्या को हल करने की क्षमता। ए का ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। अब जहां पे ए का फोर्थ नहीं है उसको हटा दो, एक ऑप्शन आपका चला गया, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या बोला, इमोशंस। इमोशन यानी कि भावनाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरों के चेहरे के हाव भाव को समझने की क्षमता। दूसरों के हाव भाव को समझ रहे हैं, हाव भाव आपकी भावनाओं से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो सेकंड वाला जो है वो आपके ऑप्शन नंबर थर्ड से मैच हो जाएगा। अब सेकंड में थर्ड यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं है तो इसको हटाओ, यहाँ पे भी है, ठीक है। अब दो ऑप्शन आपके चले गए, या तो सेकंड इसका आंसर होगा या फिर थर्ड इसका आंसर होगा। अब अगले पे चलते हैं। अगला क्या बोला है, सोशल। सोशल यानी कि सामाजिक। सामाजिक में यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरों से संबंधित। समाज में हम दूसरों से संबंधित कार्य करते हैं, हमारे समाज के अंदर सोसाइटी में हम दूसरों से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो सी का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और डी का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि आर्टिकुलेट द आइडियाज। वर्बल यानी कि आपके शब्दों से जुड़ा हुआ है, विचारों को स्पष्ट करने की क्षमता, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे चीजों को देखना है, आपको शब्दों का मतलब समझना है, आपको सवाल को समझना है। सारी चीजें आपके उस ही सवाल में ही आपका जवाब ढूंढने को मिल जाएगा आपको, यानी कि सवाल में ही अगर आप आंसर ढूंढोगे तो सवाल के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन को। अगला सवाल क्या पूछा है, अगेन आपको मैंने जो लेवल समझाए थे उन लेवल्स से जुड़ा हुआ ही ये क्वेश्चन है। लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमने पढ़े थे, उससे जुड़ा हुआ आपका सवाल है। क्या बोला है, आइडेंटिफाई दोज फीचर्स ऑफ लर्नर्स बिहेवियर विच आर एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षार्थी व्यवहार की उन विशेषताओं को पहचाने जो शिक्षण के समझ स्तर से जुड़ी हुई है। 3 स्तर पढ़े थे हमने। सबसे पहला कौन सा था आपका, मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर। दूसरा कौन सा था आपका, अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि समझ का स्तर। और तीसरा कौन सा था आपका, रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि जो आपका समझ वाला स्तर जो है उससे जुड़े हुए कौन से कथन है। यहाँ पे 5 कथन दे रखे हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। समझ का स्तर क्या होता था, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, टीचर क्या करता है, बच्चे को चीजें समझाने की कोशिश करता है, रटवाता नहीं है। रटवाता कब है, स्मृति वाले स्तर में, लेकिन उन्हीं चीजों को समझाने की कोशिश करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में, समझ वाले स्तर में। क्यों, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो चुका है, उसके दिमाग का विकास हो चुका है, उसकी बुद्धि का विकास हो चुका है। अब वो उन चीजों को जो उसने रटी हुई है, अब वो उसको समझने की कोशिश कर सकता है, उसमें वो क्षमता आ चुकी है, ठीक है। बस उसी से जुड़े हुए आपको यहाँ पे 5 कथन दे रखे हैं। अब उसको पढ़ के हमको आंसर निकालना है कि कौन सा यहाँ पे समझ के स्तर से जुड़ी हुई कथन जो है वो दे रखे हैं आपको, ठीक है। सबसे पहला क्या बोला है, स्टूडेंट रेंडर्स फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन इन हिज ओन वर्ड। छात्र अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और जानकारी का प्रतिपादन करता है। क्या ये जुड़ा हुआ है क्या, छात्र अपने खुद के शब्दों में चीजों को देख रहा है। खुद के शब्दों में कब देखोगे, जब आपको वो चीजें समझ में आएगी। तो समझ में आएगी यानी कि ये कौन से लेवल की बात हो रही है, समझ वाले स्तर की बात हो रही है। पहला कथन आपका सही हो जाता है। दूसरा कथन क्या बोला है, स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉल द फैक्ट, यानी कि छात्र पढ़ाए गए तथ्य को तुरंत याद कर लेता है। याद कर रहा है यानी कि चीजों को रट रहा है। याद करना और समझना दोनों अलग अलग चीजें होती है ना। याद कर रहे हो आप किसी चीज को, यानी कि आप रट रहे हो, तो वो कौन से में आएगा, वो आएगा आपका स्मृति स्तर में, जहाँ पे टीचर क्या करता है, बच्चे को चीजें रटवाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है आपके समझ के स्तर से जुड़े हुए कौन से कथन है, तो ये तो आपके स्मृति स्तर से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे भी बी ऑप्शन आ रहा है उसको हटा दो, बी आ रहा है इसको हटा दो, बी आ रहा है इसको हटा दो, बी आ रहा है इसको हटा दो, बस बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बच रहा है। एक आंसर से, एक कथन से हमने पूरा आंसर निकाल लिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं, ए, सी और डी, ये तीनों आपके है ना समझ का स्तर जो है उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ए तो मैंने आपको समझा ही दिया कि कोई चीज आपको समझ में आएगी तब आप उस चीज को अपने खुद के शब्दों में व्यक्त कर पाओगे। सी कथन क्या बोला है, स्टूडेंट गिव हिज और हर ओन एग्जाम्पल। आप अपने खुद के एग्जाम्पल दोगे, यानी कि आप अपने खुद के उदाहरण से चीजें समझाने की कोशिश करोगे, ये भी समझ के स्तर में आता है। और डी कथन क्या बोला है, स्टूडेंट इंटरप्रेट द मीनिंग इन वेरियस वे। छात्र विभिन्न तरीकों से अर्थ की व्याख्या करता है। जब छात्र को कोई चीज, एक चीज समझ में आ गई, अब आपको वो चीज समझ में आ गई, अब आप उसके अलग अलग तरीके लगा के कुछ भी समझ सकते हो।
भाई मैथ्स को है ना सॉल्व करने का एक तरीका पता चल गया आपको। अब वो एक सवाल को आपने जाने 50 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको मैथ्स तो समझ में आ गई ना, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, आपको तरीका पता चल गया कि हमको करना कैसे, तरीका समझ में आ गया। तो अब उस एक सवाल को आप न जाने 5 अलग अलग तरीकों से कर दोगे। वैसे ही अगर आपको कोई चीज समझ में आ गई, समझ में आनी चाहिए, लेकिन रटने वाली चीज तो आप उसी प्रकार से लिखोगे जैसे वो लिखी हुई है। इज, द, आर, द जहां पे लिखे हुए हैं वैसे ही लिखोगे अगर आपने वो चीज को रटा है। लेकिन अगर आपने उस चीज को समझा है तो समझने के बाद में आप उस चीज को अपने अकॉर्डिंग व्याख्या करके दूसरे को भी समझा सकते हो। यही बोला है चौथा कथन। तो ये भी आपके समझ वाले स्तर से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि ए, सी और डी 3 ऐसे कथन है जो कि आपके समझ वाले स्तर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? अगला सवाल पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? लेक्चर मेथड, डिस्कशन यानी कि विचार विमर्श, प्रदर्शन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन, और आख्यान करना यानी कि नरेशन करना। अब यहाँ पे पूछा है कि शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। आपके जो टॉपिक है, सिलेबस है, उसमें लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग करने के मेथड कौन कौन से होते हैं। अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, लेकिन इसको एक बार देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो टॉपिक को आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में यही टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपको बताने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है शिक्षण करने की, टीचिंग करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है। तो लेक्चर मेथड क्या होता है पहले उसको समझते हैं। जब टीचर क्लास में आता है, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होता है, अपनी बातें सारी सिर्फ और सिर्फ सुनाने की कोशिश करता है। अब बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। उसको लगता है कि मैं ही राजा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ वो सही समझा रहा हूँ, ये बच्चे नहीं है, ये मेरी प्रजा है, इनको मेरी बात सुननी होगी। और वो आता है क्लास में, चुपचाप से पढ़ाता है और क्लास के बाहर वापस चला जाता है। बस इतना सा काम होता है और कोई काम नहीं होता है यहाँ पे टीचर का। ठीक है, टीचर ये नहीं देखता कि क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं होता है। ये हो गया आपका लेक्चर मेथड। एक होता है आपका डिस्कशन मेथड यानी कि विचार विमर्श करना। विचार विमर्श क्या होता है? जब टीचर बच्चे को अलग अलग ग्रुप के अंदर बांट देता है। तुम 2 बच्चे हो, तुम 5 बच्चों का ग्रुप है, तुम 4 बच्चों का ग्रुप है, अब तुम विचार विमर्श करो। एक टॉपिक दे देगा और उस टॉपिक पे तुमको कहेगा कि अब तुमको यहाँ पे डिस्कशन करना है। डिस्कशन करोगे, 5 बच्चे एक ग्रुप के अंदर बैठेंगे, पांचों को अपने दिमाग है ना चलाने की जो है ना प्लेटफॉर्म है वो मिलेगा। पांचों अपना अलग अलग दिमाग चलाएंगे, अलग अलग दिमाग चलाएंगे तो पांचों के दिमाग में जो 5 अलग अलग आइडियाज आएंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपना दिमाग जो आपके पास में है वो तो चलेगा ही, साथ ही साथ दूसरे का दिमाग किस तरीके से चलता है वो भी आपको पता चलेगा। दूसरा किस तरीके से सोचता है, वो किस तरीके से चीज़ों को देखता है, उसका चीज़ों को देखने का नजरिया क्या है, ये सारी चीज़ें भी फिर आप सीख पाओगे। तो ये होता है आपका विचार विमर्श करके सीखना यानी कि डिस्कशन करके सीखना। एक होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन करना। मैं किसी चीज़ का डेमो देके आपको समझा रही हूँ। मेरे को अगर आपको कोई साइंस का प्रोजेक्ट समझाना है तो मैं वो अगर आपको थ्योरी पढ़ पढ़ के समझाऊंगी तो नहीं समझ में आएगा, उसका डेमो देके समझाना पड़ेगा कि अगर लावा निकलता है तो लावा किस प्रकार से निकलता है, कहाँ से निकलता है, किस कलर का होता है, कहाँ से आया, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको डेमो देकर सिखाऊंगी मैं आपको। डांस अगर मैं बच्चे को बताऊंगी तो मैं डांस में ये नहीं बता सकती कि पहले आपको राइट हैंड ऊपर करना है, फिर लेफ्ट हैंड ऊपर करना है, फिर आपको आगे आना है, पीछे जाना है, नहीं। मैं आपको वो डेमो करके दिखाऊंगी, डांस करके दिखाऊंगी कि देखो इस तरीके से ये स्टेप जो है वो होने वाला है। तो डेमो करना यानी कि प्रदर्शन करके दिखाना पहले बच्चे को। ठीक है, चौथा होता है नरेशन करना यानी कि आख्यान देना। नरेशन करना कहानी कह देना, सिर्फ सिंपल सी जो कहानी है, जो बात है सिलेबस में, टॉपिक में, चैप्टर में, वो सीधी सीधी आके कहानी बोल दो, दैट इज इट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन बोले हैं, इनमें से पूछा है कि कौन सी सबसे अच्छी विधि होती है शिक्षण करने की, कौन सी सबसे अच्छी विधि होती है पढ़ाने की। लेक्चर में टीचर आया, क्लास में लेक्चर दिया, चला गया, कि ये अच्छी विधि है? नहीं। डिस्कशन में आप विचार विमर्श करके सीखोगे। एक बच्चा जो है अपने दिमाग के साथ साथ 5 और बच्चों का दिमाग सीखेगा, तो ये यहाँ पे आपको ज्यादा सीखने को मिल रहा है ना। आप बच्चों को समझने की कोशिश करोगे, बच्चे के दिमाग को समझने की कोशिश करोगे, आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे। तो ये जो है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि टीचर जो चीजें समझा रहा है उसको समझाने के बजाय बच्चों को खुद को डिस्कशन करने दे, कि तुम लोग आपस में अपना डिस्कशन करो और आपस में नई नई चीजें सीख के आओ। तुम सीख के आओ, उसके बाद में फिर जो चीजें तुमको नहीं पता है वो फिर मैं सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका टीचिंग करने का। तो डिस्कशन जो है, सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, यानी कि डैश के माध्यम से शिक्षण में छात्रों की अत्यधिक भागीदारी संभव है, डिस्कशन में, लेक्चर में, ऑडियो विजुअल में या फिर टेक्स्ट बुक मेथड में। क्या पूछा है, इन चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सबसे ज्यादा बच्चों की भागीदारी जो है वो कौन से मेथड ऑफ टीचिंग में होती है। डिस्कशन में होगी, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने बताया आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कि डिस्कशन में 5 बच्चे एक टॉपिक के ऊपर काम करेंगे तो पांचों की चीजें उस एक बच्चे को सीखने को मिलेगी। यहाँ पे बच्चे की भागीदारी ज्यादा है। लेक्चर में तो टीचर की भागीदारी है, टीचर आ रहा है क्लास में पढ़ा के और चुपचाप से निकल रहा है ना, बच्चे की कोई भागीदारी नहीं है, उसको सिर्फ चुपचाप से बैठ के सुनना है। ऑडियो विजुअल में क्या होता है, ऑडियो विजुअल में हम चीज़ों को देख के सीखते हैं। कोई ऑडियो चल रही है, कोई ना आवाज़ चल रही है, कोई गाना चल रहा है, उसको सुन के फिर सीख रहे हैं। कोई विजुअल यानी कि कोई टीवी में आपको कुछ प्रोजेक्ट चला के फिर दिखा रहे हैं और दिखा के फिर आपको वो चीज़ समझा रहे हैं, है ना। तो आप चीज़ों को देख के या फिर सुन के सीखते हो, तो वहां पे भी आपकी इतनी ज्यादा भागीदारी नहीं होती है। जो चीज टीवी में चल रही है, जो चीज आपकी प्रोजेक्टर के ऊपर चल रही है, आपको सिर्फ चुपचाप उसको बैठ के देखते रहना है, सुनते रहना है और खुद के दिमाग में ही समझते रहना है। 5 अलग अलग लोगों के दिमाग की बातें आपको यहाँ पे नहीं पता चलेगी। एक होता है टेक्स्ट बुक मेथड, यानी कि पाठ्यक्रम, है ना, पाठ्य पुस्तक विधि, जहाँ पे किताबी ज्ञान आपको दिया जाता है, आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका ज्ञान दिया जाता है। यहाँ पे भी बच्चे की काफी ज्यादा भागीदारी नहीं हो पाती है। लेकिन जो चर्चा विधि है होती है, आपकी जो डिस्कशन मेथड होता है, यहाँ पे बच्चों की सबसे ज्यादा भागीदारी होती है। तो यही पूछा था कि इन चारों कथन में से, इन चारों ऑप्शन में से बच्चे की भागीदारी सबसे ज्यादा कौन सी विधि में होती है, वो होती है आपकी चर्चा विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये काफी सारे क्वेश्चन अभी हमने करे, 5 से 7 क्वेश्चन हमने करे, काफी डिटेल में सारी चीजों को देखा, सारे ऑप्शंस को भी देखा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।